कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, जो 2 वीडियो हम देख चुके हैं उसमें मैंने आपको बता दिया था कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। और दूसरी वीडियो में हमने देखा था कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और अणु संख्याता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। ठीक है, और उनके अभिक्रिया वेग स्थिरांकों को कैसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं और अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्याता में क्या अंतर होता है। ठीक है ना, तो अभिक्रिया की कोटि से स्टार्ट करते हैं हम। अभिक्रिया की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसी के बारे में हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है आगे जाके। देखो, कोई मैंने सामान्य रूप से एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी कि XA + YB = उत्पाद। इस संतुलित रासायनिक समीकरण में x और y का जब योग करेंगे हम तो ये उसकी अणु संख्याता होगी। ठीक है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस समीकरण में हमने जो इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक थे, है ना, ये जो मोलों की संख्या है इसको जोड़ दें तो हमें अणु संख्याता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन इस अभिक्रिया का प्रैक्टिकल करवा के हम ये देखें कि A और B की सांद्रता में परिवर्तन के अनुसार इस अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार अगर वेग व्यंजक लगाएं तो वो क्या आएगा, वो आएगा अभिक्रिया का व्यंजक बिंदु R समानुपाती होगा A⁴x गुणा B⁴y। ठीक है ना, ये वेग व्यंजक है। अंतर समझना, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण था और ये एक वेग व्यंजक है। इस वेग व्यंजक में जो हमने अभिकारकों की घात लगाई हैं उन घातांकों का योग हमेशा अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। समझ में आ गया। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बच्चों आप ये कहोगे कि यहाँ भी तो यही चीज़ थी तो अणुसंख्याता भी यही और कोटि भी यही है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो गुणांक यहाँ लगे हुए हैं x और y वो कि वही गुणांक यहाँ लगे हुए हों, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू थी। हमने केवल संतुलित कर रखा था समीकरण को, लेकिन ये हमें संतुलित करने से नहीं प्राप्त हुई, हमें प्रैक्टिकल करने से प्राप्त हुआ, प्रायोगिक मान से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, ठीक है ना, इसको वेग समीकरण कहते हैं और ये कौन सी थी, संतुलित समीकरण थी, में अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों का योग, सांद्रता पदों के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यानी यहाँ इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, x + y, इसको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, अब किसी समय हम क्या करें कि a और b इनकी जो सांद्रता है उसको इकाई ले लें, यानी 1 मोल प्रति लीटर। तो 1 मोल प्रति लीटर ये और ये भी 1 मोल प्रति लीटर लें तो इनकी x और y घात चाहे कुछ भी हो इनका मान 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम देखो इस समीकरण को कैसे परिवर्तित करें कि हमने क्या किया, पहले तो समानुपाती के स्थिरांक को हटाकर k लगा दिया। k यहाँ पर वेग स्थिरांक कहलाता है क्योंकि वेग समीकरण है। ठीक है ना, अब यदि a = b = 1 मोल प्रति लीटर हो तो r = k हो गया। ठीक है ना, तो हम k की परिभाषा क्या निकालेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता इकाई होने पर, ठीक है ना, ये जो सांद्रता थी इकाई होने पर अभिक्रिया के वेग को ही हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है ना, वेग स्थिरांक समझ में आ गया। वेग कोटि क्या थी, कोटि तो थी अभिक्रिया की जो घातांकों का योग है। ठीक है ना, और हमने अगर a और b की मात्रा मान ही 1 कर दिया तो हमें वेग स्थिरांक भी प्राप्त हो गया। अब इसकी हमें विमा और देखनी है क्योंकि अभिक्रिया की कोटि के अकॉर्डिंग k की विमा बदल जाती है। ठीक है ना, तो देखो विमा मतलब इकाई, तो देखते हैं k बराबर क्या हो गया, r/a⁴x/b⁴y। ठीक है ना, यहाँ से यही आया ना, k बराबर r, ये चीज़ इधर आ गई। ठीक है ना, r क्या है, सांद्रता बराबर r मतलब वेग, वेग मतलब सांद्रता बटे समय, तो सांद्रता समय इनवर्स a⁴x, a क्या है, सांद्रता है भी तो सांद्रता की घात x, b भी सांद्रता है तो सांद्रता की घात y। ठीक है, तो नीचे हो गया सांद्रता की घात x + y, इसको ऊपर ले गए तो ये माइनस में चला गया तो ये आ गया k बराबर सांद्रता 1 - x + y समय की घात -1। ठीक है, लेकिन x + y क्या चीज़ थी, यहाँ x + y थी कोटि, है ना, तो हमने कोटि के रूप में लिख दिया यहाँ k बराबर सांद्रता 1 - n, n मतलब अभिक्रिया की कोटि समय की घात -1।
1, यानी यहाँ कोटि का मान बदलने पर k का मान भी बदलता जाएगा। ठीक है ना, आगे भी हम देखेंगे, वैसे एक एक करके निकालेंगे इसको। देखिए, अगर कोटि का मान 0 हो, n बराबर 0 हो, तो k बर क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स की घात 0, सॉरी 1, है ना, सेकेंड समय इनवर्स। ठीक है, ऐसे कैसे आ जाएगी यह, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या समय इनवर्स। ठीक है, अगर n का मान 1 हो तो 1 - 1 यानी 0 हो गया, 0 हुआ तो सांद्रता की घात 0 यानी एक पद आ गया, तो k का मान क्या बचेगा, केवल समय की घात -1। अगर n का मान 2 रख दिया तो 1 - 2 होगा, 1 - 2 का मतलब -1 बचेगा, तो यहाँ बचेगा सांद्रता की घात -1 और समय की घात -1। सांद्रता क्या होती है, सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर, और समय की घात -1 और इसकी भी घात -1 हो गई, तो ये हो जाएगा मोल -1 लीटर प्लस में ही रहेगा और समय की घात -1। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k का मान हो गया। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया यानी जिसके लिए कोटि का मान 1 है, और ये द्वितीय कोटि यानी जिसके लिए कोटि का मान 2 है, ये उसके लिए k2 का मान हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए कोटि के अनुसार इस k का मान बदल जाता है। और यहाँ मैंने अभी आपको बता दिया, अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक तो है ही, भिन्नांक भी हो सकती है। ठीक है ना, किसी भी कोटि का मान शून्य, पूर्णांक या भिन्नांक भी हो सकता है, क्योंकि यह एक 100% प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रायोगिक मान है। प्रैक्टिकल करके ही हमें पता चलेगा कि अगर हम किसी अभिकारक की सांद्रता को 2 गुना करते हैं तो हो सकता है अभिक्रिया का वेग 1.5 गुना बढ़ जाए। तो पॉइंट में आ गया वो। अगर हम अभिक्रिया का वेग 3 गुना कर रहे हैं, चाह रहे हैं, तो अभिकारक की सांद्रता को हो सकता है 5 गुना बढ़ाना पड़े, तो भिन्नांकों के रूप में भी हो सकता है। ठीक है ना, अब इनके हम देखते हैं उदाहरण। सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रियाएं। शून्य कोटि अभिक्रियाओं का मतलब क्या होगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग उनके अभिकारकों की शून्य घात के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी r समानुपाती होगा a⁻0, स्थिरांक तो बाद में लगेगा। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया मतलब वे अभिक्रियाएं जिनका वेग उसके अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होता है, उन्हें हम शून्य कोटि अभिक्रियाएं या 0 ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। इनकी वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ घात 0 होगी तभी तो कोटि का मान 0 आएगा। अब आप कहेंगे ये घात 0 कैसे हो सकती है। घात 0 होने का मतलब यहाँ क्या है कि यह जो सांद्रता में परिवर्तन है वो समय के साथ नहीं बदल रहा, इसका मतलब यहाँ ये है। ठीक है ना, समय के साथ नहीं बदल रहा मीन्स, जैसे उदाहरण लेते हैं हम H2Cl2 यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl। अब यहाँ कहेंगे यहाँ तो 2 अभिकारक हैं, 2 अभिकारक हैं, तो यहाँ कम से कम एक एक भी अगर इनकी घात होगी तो ये तो इनकी घात जुड़ के 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी तो इसकी कोटि 2 हो जानी चाहिए, लेकिन ये तो शून्य कोटि अभिक्रिया है। ये कैसे, ऐसे देखिए यहाँ 2NH3 औरम या प्लेटिनम की उपस्थिति में जब इसका ताप अपघटन किया जाता है तो N2 और H2 में टूट जाती है, ये भी एक शून्य कोटि अभिक्रिया है। इसी तरीके से HI का ताप अपघटन अगर AU यानी गोल्ड के प्रेजेंस में करवाया जाए तो ये H2 और I2 में परिवर्तित हो जाता है, ये भी एक शून्य कोटि अभिक्रिया है। शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब क्या है, अब देखो समझें आप। हम उदाहरण समझाती हूँ मैं आपको ये वाला। मान लीजिए मैंने एक 10 लीटर का पात्र लिया है, ठीक है ना, 10 लीटर का पात्र है, इसमें मैंने 5 मोल तो H2 के लिए हैं और 5 ही मोल Cl2 के लिए हैं। ठीक है ना, 5 और 5 10 मोल हो गए। 10 मोल कितने लीटर में है, 10 लीटर में। ठीक है ना, 5 और 5 10 मोल हैं 10 लीटर में। सांद्रता क्या हो गई, 1 मोल प्रति लीटर। समझ में आ गई ना चीज़। ठीक है ना, अब मान लीजिए H2 और Cl2 ने जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया की तो इस तरह से HCl बनता है। मान लीजिए इसका 1 मोल और इसका 1 मोल कम हुआ तो इसके 2 मोल बन गए। तो मान लीजिए इसके जब 4 मोल और इसके भी 4 मोल बचे तो कितने मोल बन गए, 2 मोल बन गए। ठीक है ना, 2 मोल बन गए। कुल मोल कितने हैं, 10। अभी भी कुल मोल कितने हैं, 10। कितने आयतन में है, 10 लीटर में ही है। तो अभी भी 10 मोल जब 10 लीटर में है तो सांद्रता क्या हुई, 1 मोल प्रति लीटर। ठीक है ना, और अगर आप इसको कहें कि HCl जो बना है, HCl जो होता है H2 और Cl2 की तुलना में भारी होता है। पहले पूरे 10 लीटर पात्र में H2 और Cl2 भरा हुआ था, फिर जो HCl जो बनेगा वो भारी होने के कारण नीचे आयतन गिरेगा। ठीक है ना, और हमने पढ़ा है कि समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के जो भार होते हैं उनका आयतन जो होता है वो भी समान
होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 मोल बनेंगे तो वो नीचे घेर लेंगे कि अगर ये 2 मोल घर रहे हैं तो 2 लीटर घेरेंगे, तो अब मोल कितने बचे H2 और Cl2 के 8। आयतन कितना बचा, 2 लीटर इसने घेर लिया, कितना बचा 8, यानी कि 8 मोल प्रेजेंट है 8 लीटर में। सांद्रता क्या हो गई, 1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। यानी इनकी मात्रा तो घटती जाएगी, हो सकता है फिर जब ये 2 रह जाएंगे तो ये 6 हो जाएंगे, तो मात्रा तो घटती जाएगी, लेकिन सांद्रता अब ये 4 मोल 4 लीटर में रहेंगे। 4 मोल जब 4 लीटर में आएंगे तो सांद्रता क्या रहेगी, 1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ अभिकारक की मात्रा तो घट रही है लेकिन सांद्रता नहीं घट रही। सांद्रता और मात्रा में अंतर समझ में आ रहा है बच्चों। मात्रा का मतलब तो कुल मात्रा है, कुल मोल कितने हैं, और सांद्रता का मतलब है इकाई आयतन में मोल कितने हैं, ठीक है ना। सांद्रता का मतलब मोलरता से लेते हैं कि 1 लीटर में कितने मोल उपस्थित हैं। तो इस तरह से यहाँ मात्रा तो घटती जा रही है लेकिन सांद्रता वो की वही है, 1 मोल प्रति लीटर। तो अभिक्रिया के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसीलिए हमने इसकी घात कौन सी लिख दी, 0। और जब घात 0 लिख दी तो 0 का जब घात रहेगी तो अभिक्रिया की कोटि कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें के की मान निकालते हैं। देखो दोनों तरीकों से निकालना सिखाया है मैंने। एक तो अभी जो हमने रिलेशन निकाला था उसके अकॉर्डिंग के बराबर होगा मोल प्रति लीटर की घात 1 - n, सेकंड इनवर्स। n का मान कितना है, 0, n का मतलब कोटि है, कोटि का मान 0 रहेगा तो ऐसे कैसा आ जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यह समीकरण से निकाले हम कि r समानुपाती होगा a की घात 0 के, तो हम लिख दें r बराबर k0 या k0 a की घात 0। k0 का मतलब शून्य कोटि वेग स्थिरांक, ठीक है ना। k0 का मतलब क्या है यहाँ, शून्य कोटि वेग स्थिरांक। r का मतलब dx/dt बराबर k0, इसका मान तो 1 हो गया, ठीक है ना। dx/dt का मतलब क्या हो, सांद्रता बटे समय। सांद्रता क्या होती है, मोल प्रति लीटर बटे समय, ऊपर ले गए तो इनवर्स के रूप में आ गया, तो इसका मात्रा का आ गया मोल प्रति लीटर प्रति समय। समझ में आ गया ना, ये हो गया k0 का मान यानी शून्य कोटि वेग स्थिरांक का मान। समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला है अपना प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का मतलब क्या होगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग यानी r उनके अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हम एक स्थिरांक लगाएंगे, वो हमने यहाँ k1 लिखा है। 1 इसलिए लिखा है कि 1 का मतलब है 1, 1 प्रथम कोटि अभिक्रिया है इसलिए, ठीक है ना। तो r बराबर k1a, ठीक है ना। अब हम किस k1 को क्या कहते हैं, k1 है प्रथम कोटि वेग स्थिरांक, ठीक है। इसकी विमा निकालनी है हमें, तो a को इधर ले गए, a को इधर ले जाएंगे तो r की वैल्यू तो dx/dt के रूप में, a को इधर ले गए तो 1/a, ठीक है ना। k1 हो गया, तो k1 बराबर क्या हो गया, ऐसी कैसी लिखा हमने, dx/dt का मतलब सांद्रता बटे समय गुणा 1/a का मतलब सांद्रता, सांद्रता से सांद्रता कैंसिल हो गई, क्या बचा 1/समय, समय इनवर्स। तो k1 की विमा आ गई समय इनवर्स। या इससे निकालेंगे हम k बराबर क्या था, ऊपर निकाला था हमने मोल प्रति लीटर 1 - n, n क्या है यहाँ कोटि, समय की घात इनवर्स, और n का मतलब कोटि का मान क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया में 1 है, इसका मान 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो गया, ये सारा पद 1 में बदल गया, तो k का मान आ गया समय इनवर्स के रूप में, ठीक है ना। जैसे देखो अभिक्रियाएं देखते हैं अपन, 2 उदाहरण यहाँ, N2O5 का तापीय अपघटन, यह 2N2O5 = 4NO2 + O2। अब देखो यहाँ एक चीज़ जटिलता आ रही है यहाँ कि यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, अंतर समझ में आएगा अब आपको यहाँ, इसका मतलब इसकी अणुसंख्यता कितनी है, 2 है, लेकिन इसके जो वेग व्यंजक, ये तो संतुलित समीकरण लिखा है हमने, वेग व्यंजक या वेग समीकरण में क्या लिख रहे हैं हम, r = k1N2O5, इसकी घात 2 नहीं लगाई है, 1 ही है, इसका मतलब ये एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इसी तरीके से अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन, अमोनियम नाइट्राइड = N2 + 2H2, इसके लिए r का मान क्या है, k1NH4NO2, इसकी भी प्रथम घात है, इसका मतलब ये भी एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अब देखते हैं द्वितीय कोटि अभिक्रियाएं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि जिनमें अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारक की द्वितीय घात के समानुपाती हो, या उसमें 2 अलग अलग अभिकारक हैं तो उनके घातांकों का योग 2 हो, उन्हें हम द्वितीय कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं, यानी इनके लिए n का मान 2 होता है, ठीक है ना। जैसे
2NO2 इज इक्वल टू 2NO प्लस O2, इससे यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इससे लेना देना है। इसका R क्या है, K2NO2 होल स्क्वायर। तो हो गया यहाँ, तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो गई। ऐसे ही H2I2 इज इक्वल टू 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण। हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण में H2 और I2 जब पार्टिसिपेट करते हैं तो दोनों की घातांक बराबर रूप में 1-1 होते हैं, तो इनका योग करेंगे तो 2 आ गया। तो ये भी एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। तो इन अभिक्रियाओं के लिए हम कह सकते हैं R बराबर K2 A की घात 2, जैसे मैंने ये लिख दिया था, या R बराबर K2 A की घात 1 गुणा B की घात 1, ठीक है ना। तो R मतलब dx/dt बराबर K2 सांद्रता गुणा सांद्रता, चाहे तो इसकी घात के रूप में कहें या इसके रूप में कहें, ठीक है ना। तो dx/dt का मतलब क्या हुआ, सांद्रता, dx मतलब सांद्रता बटे dt मतलब समय, इंटू K2 इंटू सांद्रता गुणा सांद्रता, एक सांद्रता से एक सांद्रता कैंसिल हो गई, तो K2 बराबर क्या हो गया, समय इनवर्स और सांद्रता इनवर्स, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू रखें हम, तो K2 बराबर गया मोल प्रति लीटर की घात -1, समय -1, तो ये आ गया मोल इनवर्स लीटर समय इनवर्स। ये इस तरीके से हम निकालें। ये हमने क्या पढ़ा था, K बराबर मोल प्रति लीटर 1 - n, समय इनवर्स, n क्या है, कोटि, कोटि का मान कितना है यहाँ 2, 1 - 2 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, तो -1 जब यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस मान तो प्लस हो जाएगा, जो प्लस मान था वो माइनस हो जाएगा, तो K2 का इकाई आ जाएगी मोल इनवर्स लीटर समय इनवर्स। समझ में आ गई। ये हो गई द्वितीय कोटि अभिक्रियाएं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं तृतीय कोटि अभिक्रियाएं। देखिए तृतीय मतलब 3, ठीक है ना, यानी वे अभिक्रियाएं जिनका वेग उनके अभिकारक की तृतीय घात के या 2 अलग अलग अभिकारक हों तो उनके घातांकों का योग 3 हो, या 3 अलग अलग अभिकारक हों तो उनके भी घातांकों का योग 3 हो, के समानुपाती होती हैं, उन्हें हम तृतीय कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं। एक ही अभिकारक होगा तो उसकी घात 3 होगी, 2 अभिकारक होंगे तो एक की 1, एक की 2, या दोनों की 1.5 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो 3 अभिकारक हैं तो सबकी 1-1 या किसी भी रूप में इनके कुल घातांकों का योग 3 होना चाहिए। जैसे उदाहरण 2FeCl3 प्लस SnCl2 इज इक्वल टू 2FeCl2 प्लस SnCl4। यहाँ 2 अणु FeCl3 के हैं और एक अणु SnCl2 का है, यानी इस प्रकार की अभिक्रिया है, 1 की घात 1 और 1 की घात 2। तो यहाँ इसका वेग व्यंजक क्या है, R बराबर K3 FeCl3 होल स्क्वायर SnCl4, ठीक है ना। अब है भिन्नात्मक कोटि अभिक्रियाएं। भिन्नात्मक कोटि अभिक्रियाओं का मतलब जिनकी कोटि भिन्न के रूप में हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, पूर्णांक के रूप में नहीं हो। जैसे HBr का निर्माण, HBr का जो निर्माण है H2 प्लस Br2 इज इक्वल टू 2HBr। यहाँ इसकी अणुसंख्यता कितनी है, 2, अणुसंख्यता 2 है, लेकिन इसका जब वेग व्यंजक लिखते हैं तो वेग व्यंजक जब ज्ञात किया गया है वो है R बराबर K H2 Br2 की घात हाफ, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, तो कोटि क्या आ गई 1.5, ठीक है ना। इसी तरह से COCl2 का निर्माण, CO प्लस Cl2 इज इक्वल COCl2 है, अणु संख्या हमें कितनी दिख रही है, 2, द्विअणुक अभिक्रिया है ये भी, लेकिन इसका जब वेग व्यंजक ज्ञात करते हैं, हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो अभिक्रिया का वेग CO के तो समानुपाती है, यानी 1 की घात के समानुपाती है, लेकिन Cl2 की अर्ध घात की यानी 1/2 घात की ही समानुपाती होता है, तो इसकी भी कोटि आती है 1.5, ठीक है ना। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको समझनी है और याद भी रखनी है, वो क्या है कि जो H2 और Cl2 की अभिक्रिया है इन द प्रेजेंस ऑफ HNu और 2HCl बनता है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया है। H2 प्लस Br2, ठीक है ना, ये से जो HBr बनता है ये 1.5 या भिन्नांक कोटि अभिक्रिया है। H2 प्लस I2, इससे जो HI बनता है ये एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, ठीक है ना। और इस अभिक्रिया को अगर हम रिवर्स कर दें यानी कि 2HI इन द प्रेजेंस ऑफ Au, ये H2 और I2 में परिवर्तित होता है, ये भी एक शून्य कोटि अभिक्रिया है, ठीक है ना। याद रखनी ये चीज़ें कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ तीनों ही चीज़ें देखो, तीनों ही हेलोजन है, तीनों ही हाइड्रोजन है, तीनों में ही 2-2 अणु बनते हैं, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश में शून्य कोटि अभिक्रिया है, ये
1.5 कोटि की अभिक्रिया है, ये भी प्रकाश संश्लेषित होती है, प्रकाश उत्प्रेरित होती है। और H2 और I2 की जो अभिक्रिया है ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। और HI का अपघटन अगर AU यानी गोल्ड की उपस्थिति में हो तो ये एक शून्य कोटि अभिक्रिया है। ठीक है ना, याद रखनी है ये चीज़ें। अब अगली चीज़ जो हम यहाँ देख रहे हैं वो है छद्म कोटि अभिक्रिया है। इस वीडियो में हम 100% अलग अलग प्रकार की कोटियों को समझ रहे हैं। ठीक है ना, छद्म कोटि अभिक्रिया, छद्म मतलब स्यूडो, फॉल्स, जो गलत है, झूठ है। ठीक है ना, यानी जिनकी कोटि तो कुछ और है और अणु संख्यता कुछ और है। ठीक है ना, समझ में? कुछ एग्जाम्पल हम देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे। जैसे मैंने भी बताया था आपको कि अभी एग्जाम्पल्स ही बताए हैं मैंने आपको कि यहाँ देखो H2 और Cl2 अणु संख्यता 2 है लेकिन इसकी कोटि 0 है। H2 और Br2 अणु संख्यता 2 है लेकिन कोटि 1.5 है। HI का अपघटन अणु संख्यता 2 है लेकिन कोटि 0 है। इससे पहले मैंने आपको बताया था N2O5 का उदाहरण कि ये जो अपघटित होता है, ताप अपघटन होता है, ये एक द्वितीय कोटि अणु संख्यता इसकी 2 है लेकिन एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है यानी इसकी कोटि 1 है। तो ऐसी अभिक्रियाएं छद्म कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और अपने सिलेबस में छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं हैं यानी जिनकी कोटि तो 1 है लेकिन उसकी अणु संख्यता 1 से ज़्यादा यानी 2 या अधिक भी हो सकती है। ठीक है ना, तो छद्म कोटि अभिक्रियाएं क्या हो गई? वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि तो 1 हो लेकिन अणु संख्यता 1 से अधिक हो, उन्हें हम छद्म कोटि अभिक्रियाएं या छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, 3 उदाहरण देख रहे हैं हम यहाँ छोटे छोटे से। एस्टर का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में, अगर क्षारीय माध्यम में होगा तो इसकी कोटि भी 2 है और अणु संख्यता भी 2 है, लेकिन अम्लीय माध्यम में होता है तो अणु संख्यता तो 2 है लेकिन इसकी कोटि 1 है। ठीक है ना, एस्टर H2O यहाँ आधिक्य में है, एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बनते हैं, अणु संख्यता 2 है लेकिन इसका वेग व्यंजक हम देखते हैं तो इसकी एस्टर की सांद्रता में ही परिवर्तन होता है। H2O आधिक्य में है यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आधिक्य का मतलब बिल्कुल इस तरीके से है कि एक टंकी पानी हमारे पास भरा हुआ है और उसमें से हमने 1 चम्मच पानी निकाल लिया तो टंकी के पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इस तरीके से हमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रखा है, थोड़ा बहुत पानी अभिक्रिया में काम आ भी गया तो इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वेग व्यंजक में शामिल नहीं होता, इसलिए इसकी कोटि 1 हो गई। N2O5 का तापीय अपघटन जो भी मैं बता रही थी, इसकी अणु संख्यता 2 है लेकिन इसका जो वेग व्यंजक है वो ये है R बराबर K1N2O5, तो कोटि 1 हो गई। अब ये क्यों है देखो, यहाँ कारण क्या है? यहाँ तो कारण था कि हमने H2O को आधिक्य में ले लिया था। यहाँ कारण क्या है कि जहाँ कोटि और अणु संख्यता अलग अलग होती हैं उनको हम जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना, अब ये 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। ठीक है ना, अब देखो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होने का मतलब क्या है कि इसकी क्रियाविधि क्या है कि सबसे पहले तो एक N2O5 का अपघटन होता है, 2 NO2 बन जाते हैं और एक नवजात ऑक्सीजन बनती है। ठीक है ना, दूसरे पद में ये नवजात ऑक्सीजन दूसरे N2O5 से अभिक्रिया करके 2 NO2 और बनाती है और O2 के रूप में निष्कासित हो जाती है, तो टोटल रिएक्शन हो गई है। ठीक है, अब इसमें धीमा पद और तीव्र पद, इन दोनों में धीमा पद कौन सा होगा और तीव्र पद कौन? देखो यहाँ बन रही है नवजात ऑक्सीजन, यहाँ बंध टूट रहे हैं, बंध तोड़ने में समय लगता है। ठीक है ना, समय लगता है यानी अभिक्रिया धीमी पद से होगी और नवजात ऑक्सीजन बन गई। नवजात ऑक्सीजन परमाणविक रूप में है, नवजात ऑक्सीजन या नवजात हाइड्रोजन, नवजात क्लोरीन जहाँ भी बनती हैं ये अत्यंत क्रियाशील होती हैं और अत्यंत क्रियाशील होने के कारण तुरंत अभिक्रिया करती हैं, तो ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगी और NO2 और O2 का निर्माण कर लेगी। तो यह बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगी तो ये पद कैसा हो गया? तीव्र पद। ठीक है ना, ये धीमा पद था, ये तीव्र पद था, 2 पद हो गए। इसमें धीमे पद को हम वेग निर्धारक पद कहते हैं, तीव्र पद को वेग निर्धारक नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? देखो क्या मतलब है इसका। मान लीजिए अपने पास यहाँ अपन रेस करवा रहे हैं, अपने पास 5 कंटेस्टेंट्स हैं। ठीक है, इनको इस तरफ दौड़ना है और दौड़कर यहाँ पहुँचना है। ठीक है ना, ये इनकी बाउंड्री लाइन है। पांचों को एक साथ विसिल बजाकर फ्री किया, छोड़ दिया, सब पांचों एक साथ भागे। इसमें से मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर है, इनमें से 4 नंबर सबसे पहले पहुंच गया यहाँ। तो जैसे ही ये पहुंचा तो क्या रेस खत्म हो गई? नहीं पहुंची। क्या होगा? 4 नंबर पहुंचा, उसके बाद मान लीजिए 5 नंबर पहुंच गया, फिर 1 नंबर पहुंच गया, सबसे लास्ट में 3 नंबर पहुंचा। ठीक है ना, तो अगर हमसे पूछी जाए कि अभी रेस में कुल कितना समय लगा तो हम क्या कहेंगे? जब तक ये 3 नंबर वहाँ नहीं पहुँच गया तब तक रेस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। यानी जो 3 नंबर सबसे लास्ट में पहुँचा था, इसका मतलब क्या है कि 3 नंबर सबसे धीमे भाग रहा था
यानी उसका वेग सबसे कम था। तो उसी ने निर्धारण करवाया कि रेस का टोटल टाइम कितना लगा, कि दूरी तो इतनी थी और उसमें कुल टाइम कितना लगा। तो धीमे खिलाड़ी से ने ही निर्धारण करवाया रेस की स्पीड का, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यह धीमा पद है कि जब तक ये नहीं बनेगा तब तक ये नहीं हो सकती अभिक्रिया, इसके होते ही अभिक्रिया हो जाएगी। हाँ, या हम कहें कि ये बनना चाहिए, बस ये पद तो अपने आप ही संपन्न हो जाएगा। तो धीमा पद वेग निर्धारक पद हुआ। तो जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं या जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, उनमें वेग निर्धारक पद में जितने अभिकारक होते हैं वो ही हमेशा वेग समीकरण में लिखे जाते हैं। तो यहाँ ये जो वेग निर्धारक पद है इसमें कितने अभिकारक हैं, एक ही अभिकारक है, एक ही N2O5 है। तो वेग व्यंजक में या वेग समीकरण में एक ही N2O5 लिखा है, इसीलिए इसकी कोटि भी एक है। तो ये भी छद्म एकाणु का अभिक्रिया हो गई, अणु संख्याता 2 है और कोटि 1 है। इसी तरीके से सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन, सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन को भी H2O जब आधिक्य में लेते हैं तो आधिक्य में होने के कारण इसकी सांद्रता में भी कोई खास परिवर्तन नहीं होता। तो इसके वेग व्यंजक में केवल सुक्रोज लिखा जाता है, इसलिए इसकी अणु संख्याता तो 2 हो जाती है लेकिन इसकी कोटि 1 ही रहती है। ठीक है, इस तरीके से ये होती हैं छद्म कोटि अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 है लेकिन अणु संख्याता 2 होती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ हम देखेंगे अंतर कि अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्याता में क्या अंतर होता है। ठीक है ना। देखिए, अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्याता, अभिक्रिया की कोटि को हमने किससे ज्ञात किया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेग समीकरण से, जबकि अणु संख्याता को संतुलित समीकरण से ज्ञात किया जाता है। ये एक प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम क्या परिवर्तन हो रहा है। जबकि ये एक सैद्धांतिक मान है, केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी, उसमें अभिकारक के मोलों की संख्या को जोड़ा और अणु संख्याता आ गई। ठीक है ना। अभिक्रिया की कोटि शून्य थी, पूर्णांक तो थी, शून्य भी थी, भिन्नांक भी थी और ये नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन अणु संख्याता ना कभी भिन्नांक हो सकती है, ना कभी शून्य हो सकती है और ना कभी नेगेटिव हो सकती है, केवल पूर्णांक ही हो सकती है। ठीक है ना। इसकी अणु संख्याता से हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि अभिक्रिया आसानी से हो रही होगी या जटिलता से हो रही होगी, लेकिन इससे पता चल जाता है। क्यों चल जाता है कि अगर कोटि और अणु संख्याता अलग अलग है तो हमारे दिमाग में जटिलता आ जाती है कि अभिक्रिया सामान्य रूप से तो नहीं हो रही। जैसे अभी N2O5 का उदाहरण हमने लिया था, उसमें हमें समझ में आ गया था कि कोटि तो 1 है, अणु संख्याता 2 है, इसका मतलब अभिक्रिया सामान्य रूप से संपन्न नहीं हो रही। इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्याता में अंतर समझ में आ गया होगा और विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया की कोटियों का अर्थ भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।